जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी एक नई कक्षा में। दोस्तों, हमारे आर्मी, पुलिस और एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक नई क्लास का शुरुआत हो गई है आज से। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लूसेंट, जो आपकी जीएस की बुक है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस, आर्मी और जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, हम लूसेंट को पहले पेज से लेकर शुरुआत से आखिरी तक कवर करेंगे। 300 से ज़्यादा पेज हैं और जो ये 300 पेज हम लगभग लगभग 50 दिन में कवर करेंगे। एक एक पेज को हम बराबर बताएंगे कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या आपको छोड़ना है। तो पूरा लूसेंट हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का पहला पेज है और पहला पेज पर क्या लिखा हुआ है, आप सब अपनी लूसेंट बुक को उठा लीजिए बच्चों। देखिए, उसमें पहले पेज पर भारत का इतिहास है और भारत के विषय में जानते हैं, क्योंकि पहला टॉपिक जो है वो इतिहास है लूसेंट में। तो आज देर न करते हुए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं भारत के इतिहास के बारे में। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे भारत का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हम सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा और आर्यावर्त कैसे पड़ा। ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको हिंदुस्तान भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको भारत कहते हैं और बहुत सारे लोग इसको क्या कहते हैं? इंडिया कहते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो दोस्तों, भारत का नाम शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। किसके नाम पर? शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो आगे से आप जानेंगे कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। तो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अगर बात करते हैं हम लोग कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा या हिंदुस्तान कैसे पड़ा, इसको हिंदुस्तान क्यों कहते हैं, तो सभी बच्चे आज जान लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। इसलिए देख लेते हैं हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा। हिंदुस्तान दोस्तों, हमारे देश का नाम कुछ जो हमारे देश में अरब के आक्रमणकारी आए या अरब अरबी जो लेखक आए, उन्होंने हमारे देश में जब प्रवेश करने से पहले कौन से एरिया से गुजरना पड़ता था, तो उनको सिंधु के या सिंध के एरिया से भारत के अंदर प्रवेश करना होता है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि भारत के उत्तर में हिमालय है और बाकी के क्षेत्र में आपका समुंदर है या सागर है। तो जो भारत में आने का एक ही रास्ता है, वो सिंध से होके आना पड़ता है या सिंध नदी को पार करके आना पड़ता है। तो दोस्तों, जो सिंध नदी के किनारे बसा हुआ जो क्षेत्र था, उसको जब अरबी लेखक आए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सा का उच्चारण को हा से किया। उन्होंने सा का जो उच्चारण किया वो हा से उच्चारण किया और उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और हिंदू के किनारे के जो देश निवासी थे वो हिंदुस्तानी कहलाए। तो क्या दोस्तों, हिंदुस्तान किसने कहा? तो अरबी लेखकों ने दोस्तों हमारे देश को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। अरबी लेखकों ने हमारे देश को क्या कहा? तो अरबी लेखकों ने हमारे देश को हिंदुस्तान कहा। और भारत और हिंदुस्तान हमारे देश के सारे एक ही नाम है, हम लोग एक ही हैं, भारत या भारतीय या हिंदुस्तानी। अब जानते हैं दोस्तों, हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे देश पर बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश पे शासन किया और बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश को लूटा भी है। तो दोस्तों, हमारे पर जो सब बहुत सारे आक्रांताएं थे, उसमें से ग्रीक और यूनानी लोग भी थे। कौन से? ग्रीक और यूनानी लोग जब हमारे देश पे आक्रमण किया, तो वो सबसे पहले कहां पर आए? वो भी सिंधु नदी के किनारे ही आए थे। इंडिया दोस्तों हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, तो ये जान लेते हैं। इंडिया हमारे देश का नाम ग्रीक और यूनानी राजाओं के माध्यम से, यूनानी लेखकों ने हमारे देश का किस उच्चारण किया? इंडिया के नाम से क्या किया? क्योंकि वो सिंधु नदी को क्या कहते थे? इंदु नदी कहते थे। सा के उच्चारण से
ई की उत्पत्ति हुई और ई से ही इंडस हुआ। सिंधु को लोगों ने इंडस कहा और इंडस के निवासी क्या कहलाए, इंडियन कहलाए। ठीक है, यह हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा, क्योंकि इसी आजकल का जो विवाद चल रहा है कि भारत बनाम इंडिया, इसी से उत्पत्ति हुई थी। ग्रीक लोगों ने हमारे देश को या यूनानी लोगों ने हमारे देश का क्या नाम रखा था, इंडिया नाम रखा था, या इंडस के निवासी कहा था। इंडस के निवासी मतलब सिंधु नदी के किनारे के निवासी, वहीं से हमारे देश का नाम इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई। ग्रीक यूनानी लोगों के द्वारा दोस्तों, आपको पता होगा कि जो सच्चन सिकंदर आया था, सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने हमारे देश पर सिकंदर के बाद राज किया, और सिकंदर का एक सेनापति था, या सिकंदर का एक सॉरी सिकंदर का जो सेनापति सेल्यूकस था, उसका एक राजदूत था जिसका नाम क्या था, तो मेगस्थनीज नाम था। क्या नाम था, मेगस्थनीज नाम था। और मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में जो लिखी है, अपना मेगस्थनीज ने पुस्तक जिसपे मौर्य के इतिहास के समय की राज व्यवस्था का जिक्र है, उन्होंने जो हमारे देश को इंडस के नाम से प्रचलित किया है, या इंडस के नाम से उसमें लिखा हुआ है। तो हमारे देश का नाम इंडिया ग्रीक तथा यूनानी लोगों के द्वारा रखा गया है। और हमारे देश के और भी दोस्तों बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि अपना ह्वेनसांग आए थे जो चीनी यात्री थे, उन्होंने हमारे देश का क्या नाम था रखा था, तो उन्होंने अपने वर्णन में लिखा है हमारे देश का इंतु के नाम से पुकारा है। जैसे अशोक के अभिलेखों में हमारे देश का क्या नाम है, तो अशोक के अभिलेखों में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप है। और हमारे देश का एक बहुत ही पुराना और प्रचलित, सबसे प्रचलित नाम है, वो है आर्यावर्त। क्या नाम है, आर्यावर्त है दोस्तों। आर्यावर्त किस लिए है, तो आर्यों के निवास स्थान के हिसाब से ही हमारे देश को आर्यावर्त कहते थे। और आर्य कहां से आए थे दोस्तों, तो आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य कहां से आए थे, तो आर्य मध्य एशिया से आए थे। इस विषय में भी विद्वानों के बहुत सारे मत हैं, इस विषय में भी विद्वानों के बहुत सारे मत हैं, जिसमें मैक्स मूलर का जो मत है वो सबसे ज्यादा प्रचलित है, और वो सबसे ज्यादा मान्य है कि आर्य जो भारत में आए थे वो कहां से आए थे, वो सेंट्रल एशिया अन्यथा मध्य एशिया से आए थे। तो दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, तो मुस्लिम अरब आक्रमणकारियों के द्वारा या अरबी लेखकों द्वारा हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। सा की सिंधु के उच्चारण में सा के उच्चारण की जगह उन्होंने हा का उच्चारण किया, और उसी तरह से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान हुआ। इसी प्रकार इंडस के रिवर के किनारे बसे हुए लोगों को यूनानी एवं ग्रीक लेखकों ने क्या कहा, सिंधु नदी के किनारे बसे हुए लोगों को ग्रीक और यूनानी लेखकों ने इंडस के निवासी कहा, या इंडिया शब्द वहां से उत्पत्ति हुई। मेगस्थनीज भी ना इंडस ही हमारे देश की जो सिंधु नदी है उसको इंडस के निवासी या इंडस ही लिखा हुआ है। ठीक है, आर्यावर्त, आर्य की जो आर्य लोग रहते थे, आर्य के निवास स्थान के हिसाब से हमारे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा। तो ठीक है दोस्तों, आप क्लियर बात समझ में आ गई होगी सभी को कि हमारे देश का नाम इंडिया, भारत या फिर कैसे पड़ा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगता है सभी को समझ में आ रहा होगा, तो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत को हम लोगों ने दोस्तों विभाजित किया है। प्राचीन भारत हम लोग पढ़ते हैं। प्राचीन भारत को दोस्तों हम लोगों ने मुख्य 3 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में, 3 भागों में दोस्तों हम लोगों ने विभाजित किया है। कौन सा कौन सा, तो दोस्तों हम लोग पहला पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत। दूसरा कौन सा है, मध्यकालीन, मध्यकालीन भारत। और तीसरा कौन सा है, आधुनिक। और दोस्तों लूसेंट के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे एक आधुनिक, और एक विश्व का इतिहास भी हम पढ़ेंगे दोस्तों।
विश्व का इतिहास भी हम लूसेंट के हिसाब से दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक कालीन और विश्व का इतिहास दोस्तों हम लोग यहां से पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो उनको जानने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, इतिहास जानने के लिए हमारे पास दोस्तों क्या होने चाहिए, स्रोत होने चाहिए। किस चीज के, उन ऐतिहासिक घटनाओं के स्रोत होने चाहिए जिनके माध्यम से हम ये पता लगा सके कि ये इतिहास के स्रोत हैं, ये कहाँ से मिले, साक्ष्य हैं, या उस समय की जो राज व्यवस्था थी या जो उस समय की जीवन प्रणाली थी, जो भी था, जो समस्याएं थी, उनके बारे में जो हमारे पास लिखित साक्ष्य या स्तंभ के रूप में या कैसे भी या ग्रंथों के माध्यम से जो साक्ष्य मिलते हैं उनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। उनके माध्यम से तो कौन कौन से इतिहास जानने के स्रोत हैं, आइए उनका जिक्र करते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगली हेडिंग क्या होगी आपकी, इतिहास जानने के स्रोत। ठीक है, क्या होगी, इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोतों में दोस्तों हम लोग क्या जानेंगे कि इतिहास का कैसे वर्णन था, उस समय क्या था, उनके स्रोतों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इतिहास जानने के स्रोत में कौन कौन से स्रोत हैं देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला स्रोत है दोस्तों धर्म ग्रंथ। कौन सा है, धर्म ग्रंथ है आपका, धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, जो धार्मिक ग्रंथ हैं। फिर कौन सा, ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से हमें क्या जानकारी मिलती है वो भी पढ़ेंगे। ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ेंगे, ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ेंगे दोस्तों, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ेंगे, विदेशियों का विवरण पढ़ेंगे, विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ेंगे दोस्तों। हम लोग क्या पढ़ेंगे, विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है दोस्तों, अगला और क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग अगला पढ़ेंगे पुरातात्विक साक्ष्य। क्या पढ़ेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप सभी को। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग धर्म ग्रंथ में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमको। तो धर्म धर्म ग्रंथ में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, धर्म ग्रंथ में हम लोग क्या क्या है जो हमको पढ़ना है। तो धर्म ग्रंथ में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे वेद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, तो पुराणों के माध्यम से हम जानकारी इकट्ठा करेंगे अपने प्राचीन इतिहास की, पुराणों के। और क्या, उपनिषद पढ़ेंगे और वेदांग पढ़ेंगे। ठीक है, वेदांग के माध्यम से जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनके माध्यम से हम तत्कालीन राज व्यवस्था या जो जीवन प्रणाली थी उसके बारे में जानकारी जो प्राप्त होती है, इनके माध्यम से हम लोग जानकारी एकत्रित करेंगे। ठीक है, अगला क्या क्या टॉपिक है, ऐतिहासिक ग्रंथ में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आपका लूसेंट के हिसाब से हम आगम साहित्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आगम पढ़ेंगे, हम लोग जातक पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी का अध्ययन भी करेंगे। और महाभाष्य, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिनके माध्यम से जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनके विषय से हम लोग जानकारी एकत्रित करेंगे। विदेशी यात्रियों के विवरण में क्या क्या देखेंगे हम लोग, तो विदेशी यात्रियों के विवरण में हम लोग देखेंगे चीनी यात्रियों द्वारा, चीनी यात्रियों, यूनानी और अरबी,
अरबी लेखकों ने हमारे देश के इतिहास के बारे में कौन कौन सी अपने ग्रंथों में जानकारी देते हैं, उनके ग्रंथों के बारे में जानकारी करेंगे। कौन से जो चीनी यात्री हैं, जैसे कि ह्वेनसांग आया, फाह्यान आया, ठीक है, इत्सिंग आया, उन यात्रियों के माध्यम से जो जानकारी उन्होंने तत्कालीन जो शासन व्यवस्था में जहां पर वो गए, उन्होंने जो अपने ग्रंथों में जो एकत्रित करके लिखा है उसके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। ऐसे ही यूनानी में जैसे आपके मेगास्थनीज आए, अरबी में आपके जैसे चचनामा या अबू अली अहमद आए, ठीक है, वो देखेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो जैसे हम लोग अभिलेख देखेंगे। जैसे अभिलेख में क्या हो गया, अभिलेख में आपका जैसे अशोक के अभिलेख हो गए, एरण का अभिलेख है ना, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, एक एक अभिलेख के बारे में हम बताएंगे। कौन सा अभिलेख, कलिंग का जो जो युद्ध है उसके बारे में पूरी जानकारी हमें अभिलेखों के माध्यम से मिलती है, और एक एक करके हम आपको पूरे अभिलेखों के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। अभिलेख पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग सिक्के पढ़ेंगे और इमारतें पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ेंगे, धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ेंगे, विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ेंगे, और पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम कर देते हैं छोटा और इसको लगा देते हैं इधर किनारे पे, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम लोग क्या पढ़ेंगे, धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे। धर्म ग्रंथों में सबसे ज्यादा प्रचलित धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो प्रचलित धर्म ग्रंथ है वो है हमारा वेद है। क्या है, वेद है। और वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या दोस्तों 4 है। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो वेद पढ़ेंगे। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या दोस्तों 4 है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से वेद हैं, तो आपको देख लेते हैं। पहला वेद कौन सा है, तो पहला वेद ऋग्वेद है। कौन सा, ऋग्वेद है। दूसरा कौन सा है, तो यजुर्वेद है, यजुर्वेद है। तीसरा वेद कौन सा है, तो सामवेद है दोस्तों। और अंतिम वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है दोस्तों। अंतिम वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है दोस्तों। ये हैं आपके चारों वेद। और वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। सबसे पहला प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और सबसे नवीन या सबसे अंतिम वेद, सबसे अंतिम वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सभी बच्चे क्या लिखेंगे, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। अब दोस्तों ये मालूम होगा कि 4 वेद हैं, तो 4 वेदों के 4 उपवेद भी हैं, ठीक है। 4 वेद हैं और 4 वेदों के 4 उपवेद हैं। वेद भी याद कराऊंगा और उपवेद भी आपको इसी साथ में मैं याद कराऊंगा। तो ऋग्वेद का दोस्तों आज जो उपवेद है वो कौन सा उपवेद है, तो देख लेते हैं दोस्तों। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। और यजुर्वेद का धनुर्वेद है दोस्तों, उपवेद धनुर्वेद है। सामवेद का उपवेद कौन सा है, तो सामवेद का दोस्तों उपवेद गंधर्ववेद है, गंधर्ववेद है। और अथर्ववेद का शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है, तो अथर्ववेद का दोस्तों उपवेद आपका शिल्पवेद है। ये दोस्तों आपके 4 वेद हैं और 4 वेदों के 4 उपवेद भी हैं। तो अब सभी को याद हो गया होगा अच्छे से
कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या 4 है दोस्तों। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे बाद का या सबसे अंतिम वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो आयुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, तो धनुर्वेद है। और सामवेद का उपवेद कौन सा है, तो गंधर्व वेद है। और अथर्ववेद का शिल्प वेद है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को अच्छे से याद हो गया होगा, आशा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अब कौन सा वेद पढ़ते हैं, तो अब हम लोग ऋग्वेद पढ़ते हैं। कौन सा वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद पढ़ते हैं सबसे पहले। ऋग्वेद पढ़ते हैं दोस्तों। ऋग्वेद के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी एकत्रित करते हैं। सबसे पहले वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं, तो ये सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद है दोस्तों। अगर दोस्तों आपकी बात करें, तो जो लोग उस समय वेद पढ़ते थे या ऋग्वेद का जो पाठक कहते थे, जिसको जो उसका उच्चारण करते थे या उनका पाठन करते थे या पाठक होता था, उसको क्या कहते थे, तो उसको दोस्तों होत्र कहते थे। क्या कहते थे, उसको होत्र कहते थे। होत्र कहते थे। ठीक है दोस्तों, तो ऋग्वेद के पाठक को क्या कहते थे, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी बच्चा बच्चा बोलेगा ऋग्वेद के पाठक को होत्र कहते थे। और सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं या कितने श्लोक हैं, तो 1028 श्लोक है ऋग्वेद में। कितने, 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। और कितनी रचाएं हैं, तो 10,462 रचाएं हैं दोस्तों। 10,462 रचाएं हैं दोस्तों ऋग्वेद में। कितनी हैं, 10,462 रचाएं हैं, किसमें, ऋग्वेद में हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पुराना वेद कौन सा हुआ, तो सबसे पुराना वेद हुआ ऋग्वेद। ऋग्वेद के पाठक को क्या कहते थे, तो ऋग्वेद का जो पाठक था उसको क्या कहते थे, होत्र कहते थे। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कौन कौन से मंडल हैं, तो 10 मंडल में कितनी कितने सूक्त कितने हैं, तो 1028 सूक्त हैं। और सूक्त को ही श्लोक कहते थे और रचाओं को ही क्या कहते थे, रचनाएं कहते थे। ठीक है दोस्तों, रचाओं को ही क्या कहते थे, रचाओं को ही रचनाएं भी कहते थे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं दोस्तों ऋग्वेद में कौन कौन से मंडल को हमको पढ़ना है और कौन कौन सा मंडल प्रमुख है, इसके बारे में ये देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग, दोस्तों इसका जो प्रमुख मंडल है वो तीसरा मंडल भी है। कौन सा, तीसरा मंडल है दोस्तों। तीसरा मंडल, तीसरा जो मंडल है दोस्तों ऋग्वेद का, तीसरा मंडल, तीसरे मंडल में दोस्तों क्या दिया हुआ है, तो जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है वो बहुत ही प्रचलित है। वो आपकी परीक्षा में लगातार बार बार पूछा जाता है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। तो दोस्तों आप तुरंत छापेंगे कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है दोस्तों, तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। और गायत्री मंत्र में क्या है, तो जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है उसमें सावित्री द्वारा सूर्य देवता को समर्पित है। किसके द्वारा, सावित्री के द्वारा सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में ये पढ़ना है तीसरा मंडल। उसके बाद कौन सा, उसके बाद दोस्तों आपका 8वां मंडल है।
8वां मंडल पढ़ना है। 8वें मंडल में दोस्तों क्या दिया हुआ है? 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं का जिक्र किया गया है। किस कौन से मंडल में हस्तलिखित रचनाओं का जिक्र किया गया है? तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं का जिक्र किया गया है, जिनको क्या कहते हैं? खिल कहते थे। क्या कहते थे? खिल कहते थे। तो हस्तलिखित रचनाओं का जिक्र। हस्तलिखित रचनाओं को जिक्र किया गया है, जिनको क्या कहते थे? तो जिनको खिल कहा जाता था। क्या कहते थे? हस्तलिखित रचनाओं को खिल के नाम से जानते थे दोस्तों। ठीक है, तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में किसका जिक्र है? ऋग्वेद के 8वें मंडल में दोस्तों हस्तलिखित रचनाओं का जिक्र है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में दोस्तों किसका जिक्र है? 9वें मंडल में दोस्तों किसका जिक्र है? तो 9वें मंडल में दोस्तों सोम देवता का जिक्र है। 9वें मंडल में सोम देवता का जिक्र है। 9वें मंडल में सोम देवता का जिक्र है। ठीक है दोस्तों, अगला मंडल देखते हैं कौन सा है। तो दोस्तों अगला मंडल है वो ऋग्वेद का 10वां मंडल है। 10वें मंडल में किसका जिक्र है? तो 10वें मंडल में दोस्तों किसी का जिक्र किया? पुरुष सूक्त का जिक्र है। किसका? पुरुष सूक्त का जिक्र है, जिसके हिसाब से 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी। कौन कौन सी थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पुरुष सूक्त में 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। किससे संबंधित है? तो पुरुष सूक्त से संबंधित है 10वां मंडल। 10वां मंडल दोस्तों पुरुष सूक्त से संबंधित है। इसमें 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। कौन कौन सी? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में, जिसमें ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न किसको बताया गया है? तो ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए को ब्राह्मण, भुजाओं से उत्पन्न हुए को क्षत्रिय, जंघाओं से उत्पन्न हुए को वैश्य और चरणों से उत्पन्न हुए को शूद्र बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हुआ आपका ऋग्वेद हुआ। और ऋग्वेद में जैसे आपके जो ऋग्वेद के प्रमुख देवता थे, कौन कौन से थे? तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता थे दोस्तों इंद्र। इंद्र थे, और इंद्र के लिए 250 रचनाएं लिखी गई हैं। रचनाएं हैं 250 रचनाएं हैं इंद्र के लिए। और आपसे पूछा जाता है आपकी परीक्षा में कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी रचनाओं का उल्लेख है? तो 250 का है। उसी प्रकार अग्नि के लिए 200। अग्नि के लिए 200 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। कहां पर? ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला वेद कौन सा है देख लेते हैं। अगला वेद आपका यजुर्वेद होगा दोस्तों। इसको छोटा करते हैं और ऊपर कर देते हैं। दोस्तों यजुर्वेद के बारे में हम लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ना है, और जो कुछ दिया है लूसेंट की किताब में वो देख लेते हैं। यजुर्वेद, ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों बता दें कि जो अकेला एक ऐसा वेद है जो, हेलो, जी हाँ दोस्तों, जो अकेला एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, किसमें? गद्य और गद्य और पद्य में दोनों में लिखित है। ठीक है दोस्तों, और इसके जो उच्चारण करता थे या इसके जो पाठक करता थे उसको किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों उसके जो पाठक को अर्धव्यू कहते थे। क्या कहते थे? अर्धव्यू कहते थे।
इसके पाठक को दोस्तों अर्धव्यू कहते थे, जो इसका पाठन करते थे उनको अर्धव्यू कहते थे। और ऋग जो यजुर्वेद है वो अकेला ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखित है, और इसके पाठक को अर्धव्यू कहते थे। और इसका जो उपवेद है उसको क्या नाम है, तो इसका जो उपवेद है दोस्तों वो कौन सा है, तो इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें बलि के समय, बलि के समय के नियमों का अनुपालन, बलि के समय के नियमों का अनुपालन के बारे में जिक्र किया गया है। कौन से वेद में, यजुर्वेद में, जिसका उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद है। पाठक को क्या कहते थे, तो अर्धव्यू कहते थे। ठीक है, और ये वेद कौन से, गद्य और पद्य दोनों में रचित है। अगला वेद कौन सा है, तो दोस्तों अगला वेद है आपका सामवेद है। सामवेद, ठीक है दोस्तों। सामवेद में क्या क्या है, सामवेद में किस चीज का जिक्र है, तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद का जो उपवेद है उसको क्या कहते हैं, तो गंधर्व वेद कहते हैं। सामवेद के उपवेद को क्या कहते हैं, गंधर्व वेद कहते हैं। और इसके जो पाठक कर्ता को किस नाम से जाना जाता था, तो दोस्तों इसके पाठक कर्ता को होत्र कहा, सॉरी, इस सामवेद के जो पाठक करता थे उसको किस नाम से जाना जाता था, तो दोस्तों उसको ऋषि के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, ऋषि के नाम से जाना जाता था। सॉरी मिसमैच हो गया दोस्तों, उसको उद्रात कहते थे, दिमाग से थोड़ा फिसल गया जल्दी में। उद्रात कहते थे, क्या कहते थे, सामवेद का जो पाठक करता था दोस्तों उसको उद्रात कहते थे। क्या कहते थे, उद्रात कहते थे। जो सामवेद का पाठन करते थे, सामवेद का गायन करते थे। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। सामवेद का जो उपवेद है वो कौन सा है, तो सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। ठीक है दोस्तों, पाठक कर्ता को क्या कहते थे, पाठक कर्ता को उद्रात कहते थे। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। आपका आखिरी और अंतिम वेद कौन सा है, तो आपका आखिरी और अंतिम वेद है आपका अथर्ववेद है। इसको ऊपर कर देते हैं हम लोग। अथर्ववेद है आपका अंतिम वेद। दोस्तों ये सबसे नवीन वेद है। सबसे नवीन वेद है दोस्तों, और इसके जो पाठक थे उनको क्या कहते थे, इसके पाठक को दोस्तों ब्रह्मा कहते थे। ठीक है दोस्तों, पाठक को क्या कहते थे, तो पाठक को ब्रह्मा कहते थे। और दोस्तों ये सबसे बाद का वेद है, सबसे नवीन वेद है। और इसका जो उपवेद है वो कौन सा उपवेद है, तो इसका उपवेद शिल्प वेद है दोस्तों। शिल्प वेद है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है आपकी परीक्षा में तंत्र मंत्र वशीकरण या जादू टोना का जिक्र किस वेद में मिलता है, तो अथर्व वेद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, औषधि आदि का जिक्र किसमें मिलता है, तो अथर्व वेद में मिलता है। दोस्तों जिस प्रकार ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र थे,
उसी प्रकार अथर्ववेद के प्रमुख देवता कौन थे? तो अथर्ववेद के प्रमुख देवता थे दोस्तों पशुपति। कौन थे? पशुपति। और अथर्ववेद में आपसे पूछा जाता है आपकी परीक्षा में कि सभा और समिति का जो प्रजापति की दो पुत्रियां हैं उनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आप दोस्तों कहेंगे कि सभा और समिति का उल्लेख ऋग्वेद में, सॉरी, अथर्ववेद में मिलता है। सभा और समिति का उल्लेख कहां पर मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए आपके चारों वेद। अब हम लोगों वेद पढ़ लिए, धर्म ग्रंथ पढ़ लिए। अभी धर्म ग्रंथ में आगे पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे? तो अगला धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। क्या पढ़ेंगे? अगला वेद धर्म ग्रंथ क्या पढ़ेंगे? वेदांग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेदांग पढ़ेंगे। और वेदांग के बाद क्या पढ़ेंगे? वेदांग के बाद हम लोग उपनिषद पढ़ेंगे। तो अभी क्या देखते हैं? वेदांग देख लेते हैं। दोस्तों आपको हम बताएंगे कि जो व्यक्ति उस समय में जिनको वेदों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, या जिन लोगों को वेद समझ में नहीं आते थे, ऐसे में उनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। किसकी रचना की गई? वेदांगों की रचना की गई। और वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या दोस्तों 6 है आपकी। वेदांगों की संख्या 6 है। और कौन कौन से वेदांग हैं दोस्तों? तो आइए जान लेते हैं कौन से वेदांग हैं। तो शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, निरुक्त, छंद और व्याकरण है दोस्तों। दोस्तों वेदों को जो नहीं पढ़ पाते थे या जिनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उनके लिए वेदांगों की रचना की गई। और वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन से हैं? तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद और व्याकरण है दोस्तों। ठीक है, बस वेदांगों के बारे में दोस्तों इतना ही जानकारी करना है। यही आपकी बुक लूसेंट कहती है। और इतना ही आपसे पूछा जाता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है, या इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला जो अध्याय है वो क्या है? तो दोस्तों पुराण है आपका। क्या है? पुराण है दोस्तों। अब पुराण के बारे में जान लेते हैं। सभी बच्चों को मालूम होगा कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? पुराणों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो पुराणों की संख्या आपकी 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। और उनमें से हमको कुछ ही पुराण पूरा पढ़ने हैं, इसलिए हम लोग जान लेते हैं कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य पुराण दोस्तों सबसे प्राचीन पुराण है। आपकी परीक्षा में बार बार यही पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। और कौन कौन से पुराण प्रमुख हैं आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों गुप्त पुराण है आपका, और विष्णु पुराण है। ये आपके 3 प्रमुख पुराण हैं। इन्हीं के बारे में हमको जानकारी लेना है या उन्हीं का पढ़ना है, और यही आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि मत्स्य पुराण किस से संबंधित है? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे कि आंध्र सातवाहन से। आंध्र सातवाहन राजवंश से संबंधित है। कौन सा पुराण? तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। उसी प्रकार गुप्त पुराण किससे संबंधित है? तो दोस्तों आप कहेंगे कि गुप्त पुराण किसने संबंधित है?
वायु पुराण किससे संबंधित है? तो वायु पुराण दोस्तों गुप्त वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। और विष्णु पुराण किससे संबंधित है? तो दोस्तों विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश से विष्णु पुराण संबंधित है। पुराणों की संख्या दोस्तों कितनी है? 18 है। ठीक है दोस्तों। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। ठीक है। और विष्णु पुराण किससे संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण किससे संबंधित है? तो गुप्त वंश से संबंधित है। और मत्स्य पुराण या मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन राजवंश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए आपके पुराण और आपके वेदांग हो गए। अब अगला चैप्टर कौन सा है? तो अब दोस्तों एक क्रम दोस्तों आपको आपकी परीक्षा में लगातार पूछा जाता है, आप याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं। क्या है? तो वेद है। आपसे अक्सर आपकी कई बार परीक्षा में पूछा गया, या आपकी लूसेंट की बुक में नहीं दिया होगा, आप देख लेंगे। तो वेद, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद। ये आपका दोस्तों एक सही क्रम है जो आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों। अब बात उपनिषद की आई है, तो उपनिषदों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो अगर आप याद करना चाहें तो दोस्तों उपनिषदों की जो संख्या है आपकी वो है 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या दोस्तों 108 है। और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो छंदोदय उपनिषद है दोस्तों। छंदोदय उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। और दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि यम और नचिकेता का वर्णन कौन से उपनिषद में मिलता है? तो यम और नचिकेता का वर्णन कहाँ मिलता है? कठोप उपनिषद में। कठोप निषद में मिलता है आपका किसका? यम और नचिकेता का वर्णन कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। और आप सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है या हमारे देश का जो वाक्य है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन सा? सत्यमेव जयते। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन सा? सत्यमेव जयते। ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं आपको दोस्तों ये आपके जो धार्मिक ग्रंथ थे उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अब क्या करेंगे? ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है दोस्तों। अब ऐतिहासिक ग्रंथ में दोस्तों कौन कौन से ऐतिहासिक ग्रंथ हैं थोड़ा सा उसके विषय में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। जो हमको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो हम दोस्तों हेडिंग क्या डालेंगे? ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ डालेंगे हेडिंग। ऐतिहासिक ग्रंथ में दोस्तों हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से, जैसे कि हम लोग ग्रंथ पढ़ेंगे और स्मृतियां भी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ग्रंथ और स्मृतियां दोनों देखेंगे। तो दोस्तों हम ग्रंथ में क्या देखेंगे? जैसे कि आपका हो गया, जैसे आपका हम लोग जातक हो गया। कौन सा? जातक हो गया।
तो दोस्तों जातक जातक जो कौन से धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों जातक हो गया बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से? बौद्ध धर्म से दोस्तों संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? जातक की जो कथाएं हैं बौद्ध के या महात्मा बौद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित है, और पुनर्जन्म के जो चीजें थी उनके ऊपर प्रकाश डालती है। कौन सी पुस्तक डालती है या कौन सा ग्रंथ डालता है? तो जातक डालता है दोस्तों। इसी प्रकार आगम साहित्य है। आगम दोस्तों कौन से धर्म से संबंधित है? तो आगम जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों अब आपको बता दें कि जैन धर्म का एक ही बहुत ही प्रसिद्ध जो धर्म ग्रंथ है कथा वस्तु। कथा वस्तु कौन से? कथा वस्तु का जो आपकी पुस्तक में उल्लेख मिलता है वो किससे? बौद्ध धर्म से। कथा वस्तु का जो उल्लेख मिलता है वो कौन सी शाखा से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। कौन सी शाखा से संबंधित है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अगर आपको दोस्तों कंफ्यूजन होता है कि जा से जैन सा जो आगम है वो किससे संबंधित है, या जो जातक है वो किससे संबंधित है, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगम जो है वो जैन साहित्य है, और जो जो जातक है वो बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है, या बुद्ध से या बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। और कौन सी प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ हैं? जैसे दोस्तों अष्टाध्यायी है दोस्तों। अष्टाध्यायी दोस्तों, अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? तो दोस्तों अष्टाध्यायी जो अष्टाध्यायी एक दोस्तों व्याकरण का ग्रंथ है जिसको किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। इसके रचनाकार कौन है? पाणिनि है दोस्तों। पाणिनि अष्टाध्यायी की रचनाकार है। ये भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। अगला कौन सा है दोस्तों? तो अगला राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी अगला दोस्तों ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसको किसने लिखा है? तो इसको कल्हड़ महोदय ने लिखा है। कल्हड़ महोदय ने लिखा है। और इसको कल्हड़ महोदय ने किसमें क्या लिखा है? तो इसमें दोस्तों कश्मीर के इतिहास का जिक्र किया गया है। कश्मीर का इतिहास का जिक्र किसमें किया गया है? कल्हड़ के द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का जिक्र मिलता है। इसी प्रकार दोस्तों आपकी अर्थशास्त्र भी है। जी हाँ दोस्तों। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र से संबंधित होगी या इकोनॉमिकली पुस्तक होगी, तो ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। ये दोस्तों ये किसके द्वारा रचित है? तो बच्चा बच्चा को मालूम होना चाहिए ये किसके राजा रचित है। तो दोस्तों ये चाणक्य के द्वारा रचित है। किसके? चाणक्य के द्वारा। चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन सी? अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य के द्वारा लिखित है। और इसमें क्या लिखा है? तो ये राजनीति से संबंधित है। किससे? राजनीति से संबंधित है। तत्कालीन मौर्यकालीन राज व्यवस्था का जिक्र किसमें मिलता है? चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र में। दोस्तों चाणक्य के दो और भी नाम हैं वो भी याद कर लेते हैं। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो दोस्तों आपकी परीक्षा में अगर ये कहीं आ जाए कि अर्थशास्त्र और उसका सामने कौटिल्य लिखा हो या फिर विष्णुगुप्त लिखा हो, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। चाणक्य भी वही हैं, कौटिल्य भी वही हैं, और विष्णुगुप्त भी वही हैं। तो इसमें किसका जिक्र है? तो दोस्तों इसमें मौर्यकालीन मौर्यकालीन राज व्यवस्था का वर्णन मिलता है। किसमें? चाणक्य द्वारा पुस्तक रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही एक पुस्तक है महाभाष्य।
महाभाष्य की रचना किसने की है दोस्तों? तो इसकी रचना पतंजलि ने की है। किसने? पतंजलि ने इसकी रचना की है। और इससे किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग कालों की इतिहास की जानकारी मिलती है, शुंग कालीन। आपको इतना याद करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये हमारे बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इसी तरह एक आपका ऐतिहासिक ग्रंथ है जैसे आपका मुस्लिम, जैसे आपके मुस्लिम, जैसे आपके अरबी आक्रमणकारी आए, उनके साथ जब भारत पर सिंध पर विजय की, सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ आए? तो भारत में सिंध पर विजय प्राप्त की। ठीक है, तो एक प्रमुख पुस्तक है चचनामा दोस्तों। कौन सी है? चचनामा है। इसको किसने लिखा है? तो अली अहमद ने। अली अहमद चचनामा के रचनाकार हैं। और इसमें किस बात का जिक्र किया गया है? तो सिंध विजय का वर्णन है इसमें। किसका? सिंध विजय का। सिंध विजय का वर्णन दोस्तों कहां पर मिलता है? चचनामा नामक पुस्तक में। किसके द्वारा? अली अहमद के द्वारा लिखित हुई पुस्तक है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ भी आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, क्योंकि आज जो टॉपिक कराया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अगला टॉपिक कल के लिए कल शुरू करते हैं इसी टाइम पर। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो एक बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप ऐसे ही देखते रहें वीडियो को शुरू से अंत तक। तब तक के लिए जय हिंद।